स्पेन के बार्सिलोना में शाम के तकरीबन 7 बजे हम एक महिला वकील को देखते हैं जो अपने क्लाइंट से मिलने जा रही है। उनके क्लाइंट एड्रियन डोरिया पर एक लड़की के हत्या का आरोप लगा है। एड्रियन के वकील फेलिक्स लीवा ने मिस वैगिनिया गुडमैन को एड्रियन के पास इस बात की पूरी जानकारी लेने के लिए भेजा है ताकि उसके मामले को समझकर उसे इस समस्या से बाहर निकाला जा सके। खबरों में इस हत्या की खूब चर्चाएं हो रही है क्योंकि मरने वाला शख्स एक जानी मानी शख्सियत थी जिसका नाम लॉरा विडाल था। वो एक बहुत ही मशहूर फोटोग्राफर और विजुअल आर्टिस्ट थी। रिपोर्टर ने आगे की न्यूज में यह भी बताया कि पुलिस के मुताबिक उनकी हत्या ग्लोबल गोटेक मीडिया कंपनी के मालिक और मशहूर बिजनेसमैन एड्रियन डोरिया ने की है। शायद दोनों के बीच अफेयर चल रहा था, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो मामला सुलझने के बाद ही पता चलेगा। यहां एड्रियन तैयार होने के बाद वर्जीनिया से मिले। वह इसके लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उनकी मीटिंग कुछ घंटों बाद की थी। वर्जीनिया को भी जल्दीबाजी करने का कोई शौक नहीं था। असल में बात ही कुछ ऐसी है जिसके चलते उन्हें मीटिंग के लिए 3 घंटे पहले आना पड़ा। उनके पास अदालत में एक सोर्स है जिससे पता चला है कि प्रोसिक्यूटर को एक महत्वपूर्ण गवाह मिल गया है जो उनके पूरे मामले को बदल सकता है। हालांकि उन्हें फिलहाल उस गवाह का नाम पता नहीं मालूम, पर कोशिश चल रही है। उसकी गवाही सुनने के बाद जज आज रात एड्रियन को उसका बयान लेने के लिए बुलाने वाले हैं। ऐसे में वैगिनिया उसकी मदद तभी कर पाएगी जब उसे इस केस से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात पता होगी। वैसे एड्रियन ने अपने वकील फेलिक्स लीवा को पहले ही सब कुछ बता दिया था, जिस पर वैगिनिया ने जवाब दिया कि वो सब तो वो पहले ही पढ़ चुकी है, जिसमें खामियां ही खामियां हैं, जो प्रोसिक्यूटर के प्रश्न पूछते ही ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। उन्हें उन खामियों को दूर करना होगा। वर्जीनिया ने उससे पहला सवाल पूछा कि वह मरी हुई लड़की के साथ उस होटल के कमरे में क्या कर रहा था। तो बात यह है कि वो दोनों अपनी मर्जी से उस होटल में नहीं गए थे। एड्रियन का कुछ महीनों से आर्टिस्ट लॉरा विडाल के साथ अफेयर चल रहा था। इसी बात को लेकर एक ब्लैकमेलर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था और 1 लाख यूरो की मांग कर रहा था। एड्रियन अपनी पत्नी सोनिया से बहुत प्यार करता है। वह नहीं चाहता था कि लॉरा के साथ अफेयर की वजह से उनके रिश्ते में दरार आए, इसलिए वो इतनी बड़ी रकम उस ब्लैकमेलर को देने के लिए मान गया। उसके बुलावे पर वे घर से 200 मील दूर उस होटल में गए। होटल के कमरे में इंतजार करते हुए 2 घंटे हो चुके थे। तभी लॉरा के फोन से एड्रियन को एक मैसेज मिला, पर वो तो फोन पहले ही डस्टबिन में फेंक चुकी थी। इस मैसेज में लिखा था कि वो सब कुछ बताने जा रही है। उन्हें समझते देर नहीं लगा कि वो ब्लैकमेलर उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसी के चलते वे जल्दी से वापस जाने की तैयारी करने लगे। तभी किसी ने एड्रियन को पीछे से जोर से धक्का दे दिया, जिससे आईने से टकराकर वो कुछ देर के लिए बेहोश हो गया। जब होश में लौटा तो दरवाजे पर पुलिस आ चुकी थी। इससे पहले कि वो दरवाजा खोलता, उसकी नजर फर्श पर पड़े एक पत्थर की मूर्ति पर पड़ी जिस पर खून लगा हुआ था। उसके ठीक सामने वाले कमरे में लॉरा की लाश पड़ी थी, जिसके इर्द गिर्द शूटकेस में रखे वो 1 लाख यूरोज बिखरे पड़े थे। वो जब तक कुछ समझ पाता उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को लाख समझाने का प्रयत्न किया कि उनके कमरे में कोई गुस्सा था, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। वही पुलिस रिपोर्ट की बात करे तो उसके आसपास के कमरे में ठहरे लोगों ने गवाही दी थी कि उन्होंने अंदर चीखें सुनी थी, लेकिन पुलिस के आने तक उस कमरे से कोई बाहर नहीं निकला। अगर कातिल मेन दरवाजे से निकला भी होता तो दरवाजा अंदर से बंद नहीं होता। मतलब पुलिस को अंदर से किसी के भागने तथा बाहर से किसी के घुसने का भी कोई सबूत नहीं मिला, क्योंकि विंटर के चलते पहले ही सारे विंडो के हैंडल निकाल दिए गए थे। अगर एक बार को एड्रियन की बात मान भी लिया जाए कि अंदर कोई गुस्सा था जिसने उसको बेहोश किया, फिर लॉरा को मार डाला, तो फिर वो कातिल कमरे के अंदर से गायब कैसे हो गया? इसका मतलब एड्रियन झूठ बोल रहा है और उसकी ये बनावटी कहानी आसानी से पकड़ में आ जाएगी। इसलिए अगर बचना है तो उसे सच्चाई बतानी ही होगी। लेकिन एड्रियन हट करके बैठ गया कि यही सच्चाई है। उसके और लॉरा के अफेयर की अफवाह उड़ाकर उसको फंसाया जा रहा है। वो निर्दोष है। पुलिस को उस हत्यारे की तलाश करनी चाहिए। जब बात नहीं बनी तो वर्जीनिया ने उसे एक लापता चल रहे लड़के की न्यूज दिखाई। जो गवाह अब से 3 घंटे बाद जज के सामने पेश होने वाला है, वो इस लापता लड़के के केस से जुड़ा है। ये सब उन्हें कैसे पता? एड्रियन बिल्कुल घबरा उठा। आखिर में उसने सच्चाई उगल दी। 3 महीने पहले की बात है। वो एक मीटिंग अटेंड करने के लिए पेरिस गया था, जहां सुबह सुबह उसकी पत्नी सोनिया का फोन आता है। मीटिंग कैसी रही, पेरिस का मौसम कैसा है, ये सब बातें चल रही थीं। तभी हमें पता चला कि यहाँ तो कुछ और ही मीटिंग चल रहा है। एड्रियन अपनी पत्नी से सरासर झूठ बोल रहा था। असल में वो पेरिस में नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड लॉरा के साथ था। इसके बाद वे घर जाने के लिए निकल चले। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे।
तभी अचानक उनकी कार के सामने एक हिरण आ गया। उसे बचाने के प्रयास में वह सामने से आ रहे कार से टकरा गए। गनीमत रही कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिस कार से उनकी टक्कर हुई उसमें एक जवान लड़का था जिसकी हालत बहुत खराब थी। उन्होंने उसकी नब्ज जांची तो पता चला कि वह मर चुका था। अगले ही पल एड्रियन पुलिस को सूचित करने के लिए फोन करने लगा, लेकिन लॉरा ने उसे फोन नहीं करने दिया। उसका कहना था कि लड़का उनकी गलती से मरा है, इसीलिए वो बुरे फंस सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, उनके अफेयर का भी पर्दाफाश हो सकता है, जो कि लॉरा बिल्कुल नहीं चाहती थी। इस एक गलती के चलते ब्रूनो से उसका तलाक हो सकता था। ब्रूनो लॉरा का पति है जो बैंक में जॉब करता है। वही एड्रियन भी अपनी पत्नी सोनिया से प्यार करता था। अफेयर के पता चलते ही दोनों परिवार तबाह हो जाते, इसलिए उसने लॉरा की बात मान ली। वे यहां से भागने के लिए तुरंत कार में बैठे, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ। शायद एक्सीडेंट की वजह से कुछ खराबी आ चुका था। तभी दूर से एक गाड़ी इनकी तरफ आते दिखा। वे तुरंत बाहर निकले। लॉरा ने बॉडी को छिपाया और इंश्योरेंस डिटेल्स भरने लगी। तब तक वो कार वाला उनके करीब पहुंचा। उसने इनसे मदद के लिए पूछा, पर वे तो बस किसी तरह उससे छुटकारा चाहते थे। तभी उस लड़के का मोबाइल बज उठा। लॉरा ने बहाना बनाते हुए कहा कि शायद इंश्योरेंस वालों का कॉल होगा, वो यहां आने वाले हैं। फिर जाकर कॉल कट की और इंश्योरेंस वालों से बात करने लगी। इस बीच कार से लड़के का खून टपक कर सड़क पर फैल गया था। लॉरा ने इसे किसी तरह छुपाने की कोशिश की, लेकिन शायद कार ड्राइवर को उस पर शक हो गया था। हो सकता है कि उसने जाते समय खून भी देखा हो, जिसका मतलब अब इस घटना का एक चश्मदीद गवाह था। लॉरा किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। वे दोनों मिलकर उस बच्चे की लाश को उसके ही गाड़ी की डिक्की में डाले। फिर एड्रियन उसे ठिकाने लगाने निकल पड़ा। तब तक लॉरा कार को ठीक करवाने के लिए यहीं पर रुक गई। इधर एड्रियन लगातार 1 घंटे तक कार चलाता रहा, लेकिन कोई ढंग की जगह मिल ही नहीं रही थी। आखिरकार वो एक पुल पर पहुंचा, जिसके नीचे एक विशाल नदी थी। उसने रात होने तक इंतजार किया, फिर बच्चे सहित कार को ढकेल कर नदी में डुबो दिया। ये सब करके उसे ग्लानि तो बहुत हो रहा था, पर वो उस बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद उसने लॉरा को कॉल करके अपनी लोकेशन बताया। वो उसे पिक करने आई तो पहले से ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। दरअसल बात ही कुछ ऐसा था। एड्रियन के जाने के बाद उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो उसी रास्ते अपने घर लौट रहा था। लॉरा उसे अपनी परेशानी बताई। वो आदमी पेशे से मैकेनिक था। चेक किया तो पता चला कि एक्सीडेंट के चलते स्टार्टर का सेंसर स्टॉप पर अटक चुका था, जिसे रिमॉड्यूल करने पर कार ठीक हो जाएंगी। पर इसके लिए उसे कार टो करके अपने घर ले जाना होगा। लॉरा भी उसकी बात मान गई, जिसके बाद वे कार को टॉव करके निकल चले। रास्ते में उनकी एक दूसरे से जान पहचान भी हो गई। उस बूढ़े आदमी का नाम था टोमास गारिडो, जबकि लॉरा ने उसे अपना नाम राकेल बताया। 20 मिनट में वे घर पहुंचे, जहां पर पता चला कि एक्सीडेंट में जो लड़का मरा वो कोई और नहीं बल्कि टॉमस और एल्वीरा का बेटा डैनियल गारिडो था। ये जान तो लॉरा बिल्कुल हैरान रह गई। किस्मत का क्या ही खेल है। वो इस मसले से जितना दूर भागने की कोशिश कर रही थी, उतना ही उसमें उलझती चली जा रही थी। इधर डैनियल के घर न लौटने से उसकी माँ अलग ही परेशान थी। अगले पल उसके ऑफिस के दोस्तों को कॉल की तो पता चला कि वो तो छुट्टी होते ही घर निकल गया था। तब तक टॉमस कार ठीक कर वापस लौटे तो ये बात एल्वायरा उनको बताई। उन्हें लगा कि वो किसी लड़की के साथ होगा। हालांकि फिर भी एक बार वो उसे अपने फोन से कॉल किए, तभी लॉरा को अपने भूल का एहसास हुआ। वो डैनियल का फोन गलती से जेब में रखकर चली आई थी। इससे पहले कि उनको पता चले, उसने फोन सोफे पर रखे तकिए के नीचे छिपा दिया। तब वे फोन की घंटी सुन चुके थे। पूछने पर लॉरा ने उनसे झूठ बोला कि उसने तो कोई रिंग नहीं सुना, जबकि दोबारा कॉल किए तो डैनियल का फोन तो उसके करीब ही मिला। आखिर वो ये बात छिपा क्यों रही है? शायद वो घर जाने के लिए परेशान थी, इसलिए वे उसको जाने दिए। यहां से निकलते ही वो एड्रियन को पिक करने गई, फिर उससे मिलकर पूरी बात बताई। आज जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। बेचारे, इसमें उन बूढ़े माँ बाप की क्या गलती थी जो उन्हें ऐसी सजा मिली। खैर, अगली सुबह एड्रियन ने अपनी कार को स्क्रैप में कटवा दिया ताकि कोई उसे ट्रेस न कर सके। यही वो दिन था जब उन दोनों ने अपने इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया। लगे हाथ एड्रियन स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचा और रिपोर्ट में लिखवाया कि बिजनेस के सिलसिले में वो पेरिस गया था। वहां से वापस लौटा तो उसे पता चला कि उसकी कार चोरी हो गई है। यही कहानी उसने अपनी पत्नी सोनिया को भी सुनाई। दूसरी तरफ पुलिस उस बच्चे की खोजबीन जोरों शोरों से करती रही, लेकिन उन्हें काफी दिनों तक कोई सबूत हाथ नहीं लगा कि मामला रफा दफा हो चुका, जिसके बाद एड्रियन निश्चिंत होकर अपने बिजनेस में लग गया था। तभी एक रोज उसके ऑफिस पर पुलिस दस्तक देती है। दरअसल उस बच्चे के पिता ने रिपोर्ट लिखवाया था कि जिस दिन उनका बेटा गायब हुआ,
उनके घर के करीब एक पीएमडी कार का एक्सीडेंट हुआ था। उसमें एक रकेल नामी महिला थी जिसके पास उनके बेटे का फोन था। उन्हें शक था कि उस महिला के एक्सीडेंट का उनके बेटे से जरूर कुछ कनेक्शन है। कार की डिटेल से एड्रियन का नाम सामने आया। पुलिस अभी भी उस महिला की तलाश कर रही थी। हालांकि एड्रियन ने इस महिला को पहचानने से साफ इनकार कर दिया, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड लॉरा का स्केच था। ऊपर से गाड़ी चोरी का रिपोर्ट और अपने पेरिस में होने का प्रूफ दे ही चुका था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। बाकी सब उसके वकील फेलिक्स ने संभाल लिया। जहां तक वर्जीनिया समझ पाई, फेलिक्स ने अपना काम ठीक से नहीं किया, क्योंकि वर्जीनिया के सोर्स को उनके पुलिस फाइल से एड्रियन का नाम मिला था। हो सकता है प्रोसिक्यूटर को भी एड्रियन का नाम मिला हो, जिसके बाद वो एड्रियन की जासूसी करने लगे ताकि वो कोई गलती करे। इस बीच उससे एक गलती तो हुई है। बात ही कुछ ऐसी थी जिसे करने से वो अपने आप को रोक नहीं सका। घटना होने के 3 हफ्ते बाद उसने न्यूज में देखा कि डैनियल गारिडो को सब चोर बता रहे थे। वो कहीं गायब नहीं हुआ, बल्कि जिस बैंक में जॉब करता था वहां से 50,000 यूरो चोरी करके भागा है। इस न्यूज को देख एड्रियन को समझते देर नहीं लगा कि ये किसका काम होगा। उसने फौरन स्ट्रीट फोन से लॉरा को कॉल किया। शायद इसी एक गलती के चलते वे प्रोसिक्यूटर की नजर पर चढ़ गए। एड्रियन काफी गुस्से में था, क्योंकि एक तो उन्होंने उस बच्चे की जान ली, ऊपर से उस पर इतना घिनौना इल्जाम लगाने की क्या आवश्यकता थी। लॉरा इस हद तक गिर जाएगी, उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। एक सवाल यह भी है कि ये सब उसने कैसे किया। तो बात ऐसी है कि जब वो डैनियल को ठिकाने लगा रहे थे, तो लॉरा ने उसका पर्स अपने पास रख लिया था ताकि आगे चलकर कुछ काम आ सके। वो बिल्कुल सही थी। डैनियल के आईडी वगैरह से पता चला कि जिस बैंक ब्रांच में वो जॉब करता था, लॉरा का पति उस ब्रांच का मैनेजर था। इसी का फायदा उठाकर उसने डेनियल को फंसाने की साजिश रची। डेनियल के बैंकिंग कार्ड का इस्तेमाल करते हुए उसने 50,000 यूरो निकाल लिए और इस तरह साबित कर दिया कि डेनियल लापता नहीं हुआ, बल्कि बैंक से पैसे चुराने के बाद गायब हो गया। हालांकि इतना हाथ पांव चलाने के बावजूद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई। कुछ ही दिनों बाद एक ब्लैकमेलर एड्रियन से कांटेक्ट करके 1 लाख यूरोस का डिमांड करता है। दरअसल उसने एड्रियन को बॉडी ठिकाने लगाते हुए देख लिया था। उसके इस बात में कितनी सच्चाई थी, एड्रियन ये तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता था कि अगर ये बात सच हुई और ब्लैकमेलर ने अपना मुंह खोला तो उसके 10 साल की मेहनत पर पानी फिर जाती। आखिरकार गरीबी से उठकर वो इस मुकाम तक पहुंचा है। लोग उसे अपना रोल मॉडल मानते हैं। शायद ब्लैकमेलर वही कार वाला है जो एक्सीडेंट के वक्त उनसे मिला था। शक होने के बाद उसने इन पर नजर रखा, जिससे उसे इनकी करतूत का पता चल गया होगा, जिसके आधार पर एड्रियन को ब्लैकमेल करना शुरू किया कि अगर कल तक 1 लाख यूरो नहीं मिले तो पुलिस को डैनियल की लाश मिल जाएगी। साथ ही साथ पैसे कहा कैसे पहुंचाने हैं उसके भेजे गए MP3 प्लेयर में इसकी पूरी डिटेल्स थी। उसने इनके लिए खुद बेलाविस्टा होटल में कमरा नंबर 715 बुक किया था। उसके कहे मुताबिक वे शाम के 5 बजने से पहले बियर्ज रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पर वो 5 बजे पार्किंग एरिया वाले फोन बूथ पर कॉल करने वाला था। ठीक 5 बजे उस फोन बूथ की घंटी बजी। वो ब्लैकमेलर का ही फोन था जिसने ट्रेन पर बैठने से पहले लॉरा से उसका फोन डस्टबिन में डालने को कहा। अगर वो ऐसा न करती तो वो उनका राज खोल देता, इसलिए न चाहते हुए भी लॉरा को अपना फोन डस्टबिन में डालना पड़ा। हालांकि उनके पास अभी भी एक प्राइवेट फोन था जिससे वो सिर्फ एड्रियन से बात करने के लिए इस्तेमाल करती थी। बेलाविस्टा होटल पहुंचने के बाद पता किए तो कमरा नंबर 715 एड्रियन के नाम पर बुक किया गया था। वे 2 घंटे तक कमरा नंबर 715 में ब्लैकमेलर का इंतजार करते रहे। तभी एड्रियन को लॉरा के फोन से एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि मैं सब कुछ बताने जा रही हूं। मतलब ब्लैकमेलर ने डस्टबिन से फोन निकालकर उनको मैसेज किया होगा। इसके बाद ही किसी ने एड्रियन को बेहोश किया, फिर सारी चीजें हुई। एड्रियन को उस कार वाले पर पूरा शक था कि उसने ही उनको ब्लैकमेल किया और उसी ने लॉरा को मारा होगा। लेकिन उसे तो पैसे चाहिए थे, वो भला लॉरा की जान क्यों लेगा? पैसे भी वही बिखरे पड़े थे, जिसका मतलब उनकी ये कहानी बिल्कुल खोखली है। इससे बढ़िया अगर वो डैनियल के पिता के इर्द गिर्द कहानी बुनता तो बात समझाने बुझाने लायक होती। क्राइम सीन के मुताबिक मर्डर बदले की भावना से किया गया है, न कि पैसे के लिए। इसके पीछे की वजह डैनियल के पिता हो सकते हैं, जिनके बेटे को न्याय नहीं मिला, इसलिए उन्होंने एड्रियन को ब्लैकमेल करना शुरू किया। फिर उन्हें होटल बेलाविस्टा में बुलाए और लॉरा को मारकर एड्रियन को फंसा दिए। एक बार को ये कहानी जूरी मेंबर्स को सच्ची लग सकती है, क्योंकि उस घटना के बाद पूरे देश में हर कोई यही सोचता है कि आप एक खूनी है। आपके दोस्त, बिजनेस पार्टनर्स, यहां तक कि वाइफ भी। थॉमस ने उसे न केवल लॉरा का खूनी बनाया, बल्कि उसकी जिंदगी और कंपनी दोनों को ही बर्बाद कर डाला।
ये डिफेंस सुन एड्रियन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे फेलिक्स की बातों पर यकीन हो गया कि वैगिनिया गुडमैन गवाह को तैयार करने में सबसे बेहतरीन वकील हैं। पर एड्रियन के मन में एक सवाल अभी भी खटक रहा था। आखिर वो साबित कैसे करेंगे कि थॉमस रूम के अंदर घुसा था, क्योंकि पुलिस को रूम के अंदर किसी के घुसने का कोई सबूत नहीं मिल सका था। वैसे वैगिनिया इस मसले का हल पहले ही साथ लेकर आई थी। जब वो इस केस के डिटेल्स पर काम कर रही थी तो उसे ये मिला। उन्हें घर से 200 मील दूर बेलाविस्टा होटल में बुलाना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि इसके पीछे साजिश रची गई थी। थॉमस की पत्नी बेलाविस्टा होटल में ही काम करती थी। उसने रूम नंबर 715 में घुसने और बाहर निकलने का जुगाड़ बनाया। साथ ही साथ थॉमस को विंडो का हैंडल भी देती गई। इस प्रकार थॉमस अलमारी के अंदर छिप गया, जबकि उसकी पत्नी बाहर से दरवाजा बंद करके वापस आ गई। अब बस उन्हें सही समय का इंतजार करना था। एड्रियन और लॉरा के रूम में आने के 2 घंटे बाद उन्हें वो मैसेज मिला। वो मैसेज थॉमस ने लॉरा के फोन से किया था, जिसमें लिखा था कि वो अपने अफेयर वाली बात बताने जा रही है। उनके रिश्ते का क्या होगा? अगर इस पर बात करनी है तो मुझे बेलाविस्टा होटल में आकर मिलो। इस मैसेज को पढ़ उन्हें समझते देर नहीं लगा कि कोई उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद ही थॉमस ने एड्रियन को बेहोश किया और लॉरा को मार डाला। उसी वक्त उनके रूम के बाहर से एक कपल जा रहे थे, जिन्होंने लॉरा के चीखने की आवाज सुनी। इस बीच थॉमस अपना काम जारी रखा। जिस पत्थर की मूर्ति से उसे मारा, उस पर एड्रियन के उंगलियों के निशान लगाकर वापस रख दिया, यहां तक कि लॉरा का फोन भी, ताकि मैसेज पढ़ते ही पुलिस सब कुछ समझ जाए। तभी कोई मेन दरवाजे पर दस्तक देने लगता है। बाहर 3 लोग थे, जिसके चलते थॉमस वहां से बाहर नहीं निकल सकता था, इसलिए उसने प्लान बी का इस्तेमाल किया। तो ये रही थॉमस गारिडो को फंसाने की पूरी कहानी। तभी वैगिनिया के सोर्स से पता चला कि वो गवाह जो कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही देने वाला है, वो कोई और नहीं बल्कि कार वाला था। मतलब एड्रियन को सजा मिलना तय है। वैसे वर्जीनिया के पास इस मसले का भी हल था। अगर वो ये साबित कर दे कि उस दिन एड्रियन लॉरा के साथ नहीं बल्कि पेरिस में था, जैसा कि पहले भी इस बात को उसके वकील फेलिक्स प्रूफ कर चुके हैं। अब बस उन्हें यह साबित करना है कि उस दिन लॉरा उस केबिन में अकेली थी। उसने केबिन अपने नाम पर बुक किया था। सिर्फ यही नहीं, लौटते वक्त जब एक्सीडेंट हुआ तो वो कार में अकेली थी। उसने डैनियल को टक्कर मारा, फिर उसकी बॉडी कहीं छिपा दी। फिर उसने डैनियल के नाम पर बैंक से पैसे निकाले। इसी बात के जरिए वो जूरी को यकीन दिला देंगे कि एड्रियन उसका साथी नहीं बल्कि उसका अगला शिकार था। लॉरा पैसे ऐंठने वाली एक चालबाज औरत थी। अब बस इसे प्रूफ करने के लिए उन्हें डैनियल के बॉडी का पता होना जरूरी है, ताकि उसके पास लॉरा का कोई निजी सामान रखकर उसे फंसाया जा सके। वो सब तो ठीक है, पर वे उस गवाह का क्या करेंगे जो उसके खिलाफ गवाही देने वाला है? फिर वैगिनिया ने जो बात बताई उसे सुन तो उसके होश उड़ गए। असल में प्रोसिक्यूटर के पास ऐसा कोई गवाह नहीं है। वो तो बस सच उगलवाने के लिए वैगिनिया ने ऐसा कहा था। आखिर कोई इतना चालाक कैसे हो सकता है? उनकी बातों से पूरी तरह संतुष्ट होने बाद जब लगा कि वैगिनिया उसे बचा लेगी, तब जाकर उसने मैप में उस जगह को मार्क किया। साथ ही साथ ये भी बताया कि ठिकाने लगाते वक्त वो लड़का जिंदा था, पर वे इतना आगे बढ़ चुके थे जहां से लौटना इम्पॉसिबल था। ये बात उसने इसलिए बताई क्योंकि ऑटोप्सी करने बाद पुलिस को इस बात का पता चल जाएगा कि डैनियल डूब कर मरा था, जिससे ये मामला एक्सीडेंट से सीधे मर्डर केस में तब्दील हो जाएगा और उसकी लंका लग जाएगी। इसलिए इस मुश्किल का भी हल उन्हें निकालना होगा। ये जान वैगिनिया झन्ना उठी। उनका कहना था कि कोई नॉर्मल इंसान होता तो उस बच्चे को बचाने की सोचता, पर तुम तो पूरे जल्लाद निकले। उन्हें यहां तक लगने लगा कि एक्सीडेंट के बाद का सारा प्लान लॉरा का नहीं बल्कि एड्रियन का होगा। पुलिस को फोन एड्रियन ने नहीं बल्कि लॉरा कर रही होगी। उन बूढ़े माँ बाप की हालत पर लॉरा को तरस आई होगी। हालांकि एड्रियन के दबाव के चलते वो किसी से कुछ कह नहीं पाई होगी, लेकिन जब तुमने अपनी पावर का इस्तेमाल करके डैनियल को चोर साबित किया होगा, ये बात लॉरा से बर्दाश्त नहीं हुई होगी। आखिर में उसने उन बूढ़े माँ बाप की मदद करने की ठानी। उसने डैनियल की माँ को सच बता दिया, पर उसे डैनियल की लाश के बारे में नहीं पता था, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते थे। लॉरा अच्छे से जानती थी कि एड्रियन अपना गुनाह कभी कबूल नहीं करेगा, इसलिए लॉरा ने एक प्लान बनाया। उसे फोन करके बताई कि वो कार वाला आदमी उसे ब्लैकमेल कर रहा है, उन्हें उसे पैसे देने होंगे। फिर उसने एड्रियन के ही नाम पर कमरा बुक किया। मिलने के बाद वो उसे मैसेज करके ब्लैकमेल करने लगी ताकि वो सरेंडर कर दे और ये पैसे डैनियल के माँ बाप को दे। अपनी बचाव के लिए उसने कमरा एड्रियन के नाम पर बुक किया था, पर वो ये नहीं जानती थी कि वो कितना बड़ा कमीना है। अगले पल उसने लॉरा को मार डाला, लेकिन कमरे से निकल नहीं सका। फंसने के बाद सबसे पहले उसका ध्यान उस मैसेज को डिलीट करने पर ही गया।
ऐन वक्त पर उसे समझ आया कि वो इस मैसेज का इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए कर सकता है। उसने इस मैसेज के इर्द गिर्द एक कहानी बुनी। हालांकि उनकी बुनी गई कहानी बेजान थी, इसलिए उसके वकील फेलिक्स ने वेगिनिया गुडमैन को हायर किया था। यहाँ एड्रियन मान लेता है कि उसके हाथों 2 मर्डर हुए हैं, पर एक सवाल उसके मन में अभी भी खटक रहा था। ये वो कि अगर लॉरा ने सारी सच्चाई डैनियल के मां को बता दी थी तो फिर वो पुलिस के पास क्यों नहीं गए? इसका जवाब सिंपल था। थॉमस एड्रियन के पावर को बहुत पहले समझ चुका था। वो जानता था कि अगर लाश नहीं मिली तो वो कभी क्राइम साबित नहीं कर सकेगा। इसीलिए उसने एड्रियन पर नजर रखना शुरू किया। उसके बिल्डिंग के ठीक सामने वाले बिल्डिंग में एक कमरा लिया ताकि उसके हर एक मूवमेंट को ट्रैक कर सके। अभी वो उन पर ही नजर रख रहा है। ये सब उन्हें कैसे पता? एड्रियन काफी हैरान हुआ। खैर, चाहे जैसे भी हो, वेगिनिया को उसे बचाना होगा। डिफेंस तैयार करने से पहले वेगिनिया ने एक ब्रेक लिया और कॉफी पीने चली गई। उनके जाने के बाद एड्रियन नोटिस करता है कि उसका फोन स्विच ऑफ है। सिर्फ यही नहीं, जो पेन उसे वेगिनिया ने मैप पर मार्क करने के लिए दिया था, उसकी स्याही से उसका पूरा पॉकेट भीग गया। अब तक उसे कुछ कुछ आइडिया लग चुका था, लेकिन जब पेन ओपन किया तो सारी चीजें समझ आ गईं। उस पेन में एक माइक लगा था। इसी माइक के जरिए थॉमस उनकी बातें सुन और रिकॉर्ड कर रहा था। अगले पल भागकर खिड़की पर गया तो वेगिनिया को देख दंग रह गया। वो वेगिनिया नहीं बल्कि उसकी भेष में डैनियल की मां थी। अगले पल पुलिस को फोन कर वे उन्हें सारी सच्चाई बता दिए। इधर हम असली वर्जीनिया गुडमैन को देखते हैं, जो समय पर एड्रियन से मीटिंग करने पहुंचती है। लेकिन अब इसका क्या ही फायदा? तो दोस्तों, ये थी कहानी द इनविजिबल गेस्ट की। आशा करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।